बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी का कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। ग्रुप थ्योरी बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है, मास्टर लेवल का कोर्स है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए आप जितना कंसंट्रेशन से इसे सीखेंगे इतना ज़्यादा आपके लिए ये आसान और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो है फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जॉन बी फ्रेले, और दूसरी जो बुक है वो डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक है, वो भी उस बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी। आप ये दोनों बुक्स कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जिन जिन बुक्स से आपको वो लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे वो बुक सारी आपको सॉफ्ट फॉर्म में भेज दी जाएंगी। अभी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलजबरा में वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की जितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी ग्रुप समझने में या अलजबरा के दूसरे कोर्सेज समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। बाइनरी ऑपरेशन क्या है जी, इसको समझने के लिए आम जो रूटीन में हम इसका वो करते हैं ज़िक्र, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हर वो ऑपरेशन जो दो वैल्यूज़ को मिलाकर एक वैल्यू बना देता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने ये एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन लिखा, इसने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक वैल्यू बना दी, बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिवीज़न भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है। आप अगर बात करते हैं यूनियन की तो ये भी दो सेट्स का अगर यूनियन लें तो वो एक सेट बन जाता है, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। इंटरसेक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो हर वो ऑपरेशन जो दो वैल्यूज़ को मिलाता है और उसकी एक वैल्यू बना देता है उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करते हैं कि ए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। देन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक, हम बाइनरी ऑपरेशन को जनरली स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक फंक्शन है जो कि ए क्रॉस ए से ए तक मैप होता है। क्या करता है, इसकी तमाम वैल्यूज़ को के लिए एक ही एक वैल्यू असाइन कर देता है। अब ए क्रॉस ए की वैल्यूज़ को किस तरह असाइन करता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक सेट लेते हैं अब ये समझने के लिए कि ये फंक्शन कैसे है और कैसे ए क्रॉस ए की वैल्यूज़ को ये इनटेक लेता है और उसकी आउटपुट जो है वो ए की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है 0 1, हम एक सेट ले लेते हैं और इस सेट के लिए हम ए क्रॉस ए के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे लेते हैं। मैं फ़र्ज़ करें कि ए क्रॉस ए के तमाम एलिमेंट्स को यूँ लिखता हूँ। ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे हैं, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए के साथ ही ले लें, इसमें आ जाएंगे आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ए क्रॉस ए के तमाम एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पर जो दूसरा सेट है वो आपके पास ए है जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 और 1 आ रहे हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो कि एक फ़ंक्शन है हमने डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे जो स्टैटिक है वो हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है। स्टैटिक आपके पास यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है। अब किस तरह इसकी वैल्यू को वो के लिए असाइन करता है ये ए की वैल्यू कि 0 0 जब इस पे ऑपरेट होगा ये वाला बाइनरी ऑपरेशन तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगी। 0 1 पे करेगा तो उसकी आउटपुट भी 0, 1 0 पे करेगा तो इसकी आउटपुट भी 0, 1 1 पे इसकी आउटपुट भी ये देखें 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि ये एक फ़ंक्शन हुआ। आम लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी सेट पे डिफ़ाइंड है तो उसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर इसके तमाम एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आए वो इसी सेट के अंदर आए, तो हम ये कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे डिफ़ाइंड हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहते हैं कि क्लोजर लॉ जो है
ये होल्ड कर गया, या ये कहते हैं कि ये सेट क्लोज्ड हो गया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को ऐसे भी लिखते हैं और ये ऐसे भी लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए विच असाइंस टू ईच एलिमेंट ए बी ऑफ ए क्रॉस ए। इसका हर एलिमेंट जो है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये जो स्टैटिक है जब इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो ये ए स्टैटिक बी बन जाएगा, जो कि अगेन एन एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो हमने एग्जांपल कंसिडर की है, यहाँ पर अब 1 1 पे अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट होता है, तो इसका मतलब है 1 × 1 जो कि 1 आ जाता है, वो भी इसी का एलिमेंट है। तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उन तमाम को अगर आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसी के अंदर आंसर आया, तो इसका मतलब है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइंड हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो ये जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है ये भी डिफाइंड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का है ये भी डिफाइन हो जाता है। यानी कोई से भी दो रियल नंबर हैं उनको आप ऐड करें तो अगेन रियल नंबर आंसर आएगा, या कोई से दो इंटीजर्स हैं उनको अगर आप ऐड करें तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर भी क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, और सेट ऑफ रियल नंबर भी क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये दोनों जो ये जो सेट्स हैं ये क्लोज्ड हैं। अब एक एग्जांपल देखें कि अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस ले लेते हैं विद रियल एंट्रीज, ये है, इसका मतलब होता है कि ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। तो ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें तमाम मैट्रिसेस आ रहे हैं, यहाँ पे जो यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये डिफ़ाइन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करने की कोशिश करते हैं, इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ये मैट्रिसेस ऐड ही नहीं होंगे। वजह क्या है कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो तमाम मैट्रिसेस के सेट के ऊपर ये जो मैट्रिसेस एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है ये सेटिस्फाई नहीं होता। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जो हमने H डिफ़ाइन किया है, जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट स्क्वायर हैं, इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के कंप्लीट स्क्वायर हैं, यानी तमाम एलिमेंट n स्क्वायर की फॉर्म के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इंटीजर है कोई, तो इस सेट में जो एलिमेंट होगा वो 4 होगा, इसका कोई ना कोई स्क्वायर होगा, इनके स्क्वायर हैं सारे। अब मैं इन पे दो बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ, एक बाइनरी ऑपरेशन जो यूजुअल एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है और दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का लगाता हूँ। तो मैं ये चेक करता हूँ क्या इसके ऊपर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोई दो एलिमेंट्स मैं लेता हूँ, मैं इसके दो एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं एक 3 स्क्वायर ले लेता हूँ, एक 2 स्क्वायर, यानी 9 और 4 दो एलिमेंट ले लिए इस सेट में से। अब जब मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया तो ये आपके पास 13 बना। अब 13 क्या इस सेट में मौजूद है? नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 13 किसी भी इंटीजर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 13 इसमें नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो इसके कोई दो एलिमेंट लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ पर एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं हुआ। अब एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं हुआ तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने रखी, एक काउंटर एग्जांपल उसमें बता दी कि इस वजह से ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये जो हमने सेट डिफ़ाइन किया हुआ है ये क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको यही दो एलिमेंट अगर आप ले लेते हैं, आप 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दो एलिमेंट ले लेते हैं, ये इस सेट में से लिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 × 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपके पास ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा H को।
अब तमाम एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाता है। जो भी दो एलिमेंट आप इधर से उठाएं जो कि कंप्लीट स्क्वायर हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो इसी सेट के अंदर से होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे, हम इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देंगे। जैसे हम अगर इसको प्रूफ करने के लिए ये नहीं कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट ले लेंगे और ये देखिए हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर ही बना, इसलिए इस सेट को बिलोंग कर गया। तो ये फिर इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो जाएगी। हमने तो इसको जर्नल प्रूफ करना है। जर्नल प्रूफ करने के लिए हम इसके कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर और एस ले लेता हूँ, इंटीजर्स। अगर ये आर और एस दो इंटीजर्स हैं तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर फिर वो बिलोंग करेंगे, इस सेट को बिलोंग करेंगे, एच को बिलोंग करेंगे, क्योंकि एच जो कि सेट है वो तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीट्स की, इसमें सारे जो इंटीजर्स हैं उनके कंप्लीट स्क्वायर इसमें मौजूद है। हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये जो एलिमेंट्स आए वो ये जो भी आंसर आया वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए ये जो सेट है जो हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब याद रहे कि बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ यही बाइनरी ऑपरेशन नहीं कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में जो बेसिक जो कंसेप्ट का जो फ़र्क पड़ता है वो यही है कि वो सिर्फ इनको ही बाइनरी ऑपरेशन समझ लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक आइडेंटिटी बताएं तो वो 1 और 0 के अलावा कोई आइडेंटिटी उनके जहन में नहीं आती। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हम अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करता हूँ स्टैटिक डैश के नाम से, और वो इस तरह करता हूँ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टैटिक डैश बी इज़ इक्वल टू ए। अब इतना डिफ़ाइन करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल दो इंटीजर्स लेता हूँ 3 और 4 लेता हूँ, और इनके दरमियान ये बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ 3 स्टैटिक डैश 4। तो इसके मुताबिक ये आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है ये जो भी जिन दो इंटीजर्स के दरमियान ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होगा उनके बाद इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला इंटीजर आ जाएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफ़ाइन हो जाता है। जो मर्ज़ी दो आप इंटीजर्स पे डिफ़ाइन करेंगे तो पहले वाला आप इसका आंसर लिख दें, अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर लें। एक और एग्जांपल है कि हम एक और बाइनरी ऑपरेशन इस पर डिफ़ाइन करते हैं। दो एलिमेंट्स के दरमियान हम स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ए स्टैटिक बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ ए बी। यानी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 7 है, दूसरा नंबर आपके पास 9 है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। या एक नंबर आपके पास 5 है, दूसरा आपके पास 2 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी दोनों में से जो छोटा होगा वो इसका आंसर होगा। हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कर दिया। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफ़ाइन हो जाता है। यानी बाइनरी ऑपरेशन हम अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं और ए और बी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर स्टैटिक डबल डैश को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ए स्टैटिक डबल डैश इक्वल टू ए स्टैटिक बी प्लस 2। अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक वाला है वो पिछली एग्जांपल वाला ये वाला हमने लिखा हुआ है स्मॉलर ऑफ 2। जैसे हम दो नंबर्स लेंगे, एक 3 और 5 दो नंबर ले लेते हैं, इनके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। तो इसका मतलब है पहले तो ये बनेगा 3 स्टैटिक 5 प्लस 2 हो जाएगा। अब 3 स्टैटिक 5, स्टैटिक कौन सा है? स्टैटिक यहाँ पर ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है जहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था कि दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास 3 प्लस 2 इसका मतलब है इसका आंसर 5 आ गया। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जान सकें कि बाइनरी ऑपरेशन हम जिस तरह का डिफ़ाइन करेंगे उस बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक ही वो जो नॉन एम्प्टी सेट आप लेंगे वो ग्रुप बनेगा, जो कि हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन जो दो वैल्यूज़ पे ऑपरेट होता है और उसकी एक वैल्यू बनाता है, जो कि एक्चुअली एक फ़ंक्शन है। अब अगर कोई बंदा कहता है कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर क्या होगा, तो अगर 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ये करते हैं कि पहले किसी दो वैल्यूज़ पे वो बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, वो इसको मिला के एक वैल्यू बना देगा। जब एक वैल्यू बनाएगा तो जो उसको इस वैल्यू के साथ उसका मतलब वो ऑपरेट करवा लेंगे। तो फिर जो अगर इसमें कोई फ़र्क ना पड़े कि पहले इन दोनों पे कर लें
तो जो इसकी एक वैल्यू बने और उसके साथ उसकी दूसरी वैल्यू के साथ हम कर लें तो इनका आंसर सेम आए, तो इसका मतलब है कि इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ है। एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन की ही वजह से हमें एसोसिएटिविटी की भी ज़रूरत पड़ी कि जब ना सिर्फ 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह ऑपरेट करने से, इन दोनों को मिलाने से, फिर उसका जो आंसर आए तीसरी से मिलाने से, और फिर उस पर अगर कोई फ़र्क ना पड़े, पहली 2 पे अगर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवा लें और उसका दूसरी के साथ करें तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, पहले तो हमने जितना भी जिक्र किया वो बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र किया, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने क्लोजर लॉ का जिक्र किया। क्लोजर लॉ एक्चुअली क्या था? क्लोजर लॉ ये था कि अगर आपके पास लेट से कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टैटिक बी बिलोंग्स टू ए हो जाए तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। तो अब ये दूसरा जो लॉ है इसे हम कहते हैं ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ है अगर 3 एलिमेंट्स आप ले लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अब ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इक्वल टू आना चाहिए ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी के, और ये एसोसिएटिव लॉ है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव उस वक्त होता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। इसके बाद हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी का जब भी लफ्ज़ आता है तो आपके पास कुछ जो सेट है उस सेट में ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले लें, जस्ट से लेट्स से कि अगर आपने ये वाला सेट लिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी लिया हुआ है और इसके ऊपर आपने कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक लगा दिया हुआ है, तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से अगर मैं इसका कोई सा भी एलिमेंट लेता हूँ, जस्ट लेट्स से कि मैं इसका एक एलिमेंट ए ले लेता हूँ। अब ए एलिमेंट मैंने ले लिया और इस ए के लिए आपको इस सेट में से कुछ ऐसा एक एलिमेंट मिलता है जिसको जब मैं किसी ए के साथ ऑपरेट करवाता हूँ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन जो कि इसके ऊपर डिफाइंड हुआ है, तो इस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक मैं इस एलिमेंट को पहले लिख लूँ या बाद में लिख लूँ, इस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ पूरे सेट में एक ही होता है। एक जो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए कि अगर आप ए का कोई सा भी एलिमेंट ले लें, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए स्टैटिक ई इज़ इक्वल टू ए होना चाहिए, ई स्टैटिक ए इज़ इक्वल टू ए होना चाहिए, तो इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट था जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन आपने लगाया, डिफाइंड हो गया और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हो गया, और अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन आपने उस सेट में से एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी ढूंढ लिया। तो इसके बाद हम जब बात करेंगे इन्वर्स की बात करेंगे। इन्वर्स क्या है कि आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एलिमेंट है, आपने उसी सेट ए में से लिया, तो इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट जो मैं ऑपरेट करवाऊँ उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो आपके पास उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आ जाए, और इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े कि अगर उनकी पोजीशन को हम चेंज भी कर दें तो आंसर आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हो जाएंगे। तो ये है इन्वर्स। जब भी आप ग्रुप प्रूफ करेंगे तो आप डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि एसोसिएटिविटी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इन्वर्स क्या है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है? अगर आपके पास सेट ए है फॉर एग्जांपल, इसके कोई 2 एलिमेंट्स आप ले लेते हैं, आप 2 एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पर आप ऑपरेट करवाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और उसका आंसर अगर बी स्टैटिक ए सेम आए तो इसका मतलब है कि, और ये तमाम एलिमेंट्स के लिए हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम अब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लेते हैं। चूँकि हमने ग्रुप पढ़ना है तो उस नॉन एम्प्टी सेट का नाम हमने ग्रुप के जो कैपिटल लेटर जी से ही मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि नॉन एम्प्टी सेट हमने जी ले लिया, और स्टैटिक जो है हमने कहा कि इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन कर दी है। अच्छा, अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन दिस नॉन एम्प्टी सेट इज़ सेट टू बी अ ग्रुप। कब ग्रुप होगा? अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि वो जो स्टैटिक है
या फिर उस सेट पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ का पहले मैंने जिक्र कर दिया। दूसरी बात क्या है कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है वो भी मैंने अभी जिक्र किया। तीसरी जो बात यह है कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए उनका यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। बाज़ बुक्स पे ये 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ कब लिखी जाती हैं? जब आप जस्ट ये कहें कि लेट्स से कि जी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी नॉन एम्प्टी सेट है, देन जी इज़ सेड टू बी अ ग्रुप। हम ये कह सकते हैं जी इज़ सेड टू बी अ ग्रुप अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इफ़, सबसे पहली बात ये क्लोजर लॉ होल्ड। फिर हम दूसरी में ये जिक्र करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। तीसरी में ये करेंगे कि इसमें आइडेंटिटी आ गई। चौथे में जाके हम ये कहेंगे कि उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। तो जब आप ये जिक्र कर देते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया, तो बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइंड हो गया तो फिर आपको क्लोजर लॉ का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि अगर जी नॉन एम्प्टी सेट है तो ये किसी ना किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप उस वक्त होगा जब अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन उस पर क्लोजर लॉ होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, उसमें आइडेंटिटी आए और उसमें हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स भी आए। अच्छा, ग्रुप को समझने के लिए इसमें एक तो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि अगर किसी ग्रुप में कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन हो जाता है तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अगर ग्रुप होने के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, यानी वो क्लोज्ड हो गया, क्लोजर लॉ से होल्ड कर गया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, तो वो ग्रुप पाइड बन जाता है। अगर पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी क्लोजर लॉ भी हो जाता है और उसमें एसोसिएटिव भी है, क्लोजर लॉ भी और एसोसिएटिव भी हो जाता है, तो फिर वो जो है वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन सिर्फ आप कह लें कि क्लोजर लॉ वाली सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर उसे कहेंगे कि वो ग्रुप पाइड है। और अगर क्लोजर लॉ भी है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो आपके पास सेमी ग्रुप है। और अगर तीसरी कंडीशन भी इसमें शामिल कर लें और वो वाली है आइडेंटिटी भी उसमें कोई ना कोई आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो आपके पास मोनाइड बन गया। और चौथी बात यह है कि अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आ जाए तो इस केस में वो ग्रुप बन जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कुछ एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और उस पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाऊँ तो ये ग्रुप बनता है, नहीं, ये ग्रुप नहीं बनेगा। इसकी वजह ये है कि ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड तो हो जाता है, तमाम एलिमेंट्स को अगर जमा करें तो आंसर इसी में आएगा। ये क्लोज तो हो जाता है, ये एसोसिएटिव भी हो जाता है और इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलती, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है? वो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है। ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है जो इसके किसी भी एलिमेंट में जब ऐड होगा तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा कोई एलिमेंट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूँ, या फिर मैं इसको मज़ीद समझाने के लिए सेट ऑफ होल नंबर की बात करता हूँ अंडर एडिशन, क्या ये ग्रुप बनेगा? इसमें आइडेंटिटी भी आ जाएगी, ज़ीरो इसमें आ गया, लेकिन इसमें हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स नहीं आएगा। 5 का एडिटिव इन्वर्स होता है -5, जिससे ज़ीरो आइडेंटिटी आंसर आता है, वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनेगा। ये सेमी ग्रुप बनता है, ये मोनाइड बन गया। और सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ अंडर एडिशन, अब इसमें हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी आ गया, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो भी है, क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी हो जाता है जो एडिशन है, इसलिए ये जो है ये ग्रुप बन जाते हैं अंडर एडिशन। और अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुप बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुप बन जाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुप बन जाता है। और सेट ऑफ मैट्रिसेस, अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसका मतलब है इसमें तमाम 2 क्रॉस 2 के तमाम मैट्रिसेस आ जाते हैं, अंडर द मैट्रिसेस एडिशन ये भी ग्रुप बन जाता है। तो ये सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं।
इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या है। अच्छा, ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, यानी अगर उसके एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए, तो हम कहते हैं वो अबेलियन ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे मैंने अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप लिखे हुए हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं और इसमें से मैंने ज़ीरो को माइनस किया हुआ है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाने के लिए मैंने ज़ीरो को इसमें से क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ज़ीरो को माइनस करेंगे तो फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनेगा। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी ज़ीरो को माइनस करेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बनेगा। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है 1/7, जिससे आइडेंटिटी, तो 1/7 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इस वजह से ये ग्रुप नहीं बनेगा। अच्छा, हमने जो पीछे बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैंने आपको कहा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। हमारे पास जो भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप प्रूव करते हैं। अब जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करेंगे, उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब मैं एक सेट लेता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर लेता हूँ और उसमें हम अपनी मर्ज़ी का एक बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, ए स्टैरिक बी इज़ इक्वल टू ए बी ओवर 2। यानी अगर आपके पास कोई से भी दो रैशनल नंबर्स हैं और उन दोनों के दरमियान आप इस बाइनरी ऑपरेशन को लगाते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या करेगा, उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसको 2 पर डिवाइड कर देगा। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन इस पर डिफ़ाइन किया है। अब अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन हम प्रूव करेंगे कि क्या ये प्रूव या डिसप्रूव करेंगे कि ये जो सेट हमने लिया हुआ है क्या ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। उसके लिए सबसे पहले हम क्लोजर लॉ चेक करते हैं। क्या कोई से भी रैशनल नंबर हम लें और उन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान ये वाला बाइनरी ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है वो लगाएं, क्या वो लग जाता है या डिफ़ाइन हो जाता है कि नहीं होता। तो कोई से भी दो रैशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट लें और उसको 2 पर डिवाइड करें तो वो भी एक रैशनल नंबर बनता है, कोई से भी आप ले लें। तो इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ की बात करने के लिए चूँकि ये ग्रुप बन जाता है इसलिए हम इसका जर्नल प्रूफ करेंगे, सारा अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन जर्नल प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई 3 एलिमेंट पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लेते हैं। एसोसिएटिविटी ये है कि इनका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। अब इस पे पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाया वो वाला, तो ये एक एलिमेंट बन गया। बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि दोनों का प्रोडक्ट लेके इसको 2 पर डिवाइड करना है। तो आपके सामने ये एक एलिमेंट बन गया। इधर से अब पहले इस पे लगाएंगे तो ये ए बी ओवर 2 हो गया। अब इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन वो लगा लें, वो क्या करेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसको 2 पर डिवाइड कर देगा। अब इस तरह इन दोनों पे लगा लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने 2 पर डिवाइड कर दिया, तो ये भी ए बी सी ओवर 4 बन गया और ये भी ए बी सी ओवर 4 बन गया। इसका मतलब है कि दोनों की साइड जो हैं वो इक्वल आ गई। एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड कर गया और ये तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करता है। आप इसके कोई से भी 2-3 एलिमेंट उठा के चेक कर सकते हैं तो ये इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसमें हम आइडेंटिटी देखते हैं। हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि किसी सेट में से आप कोई भी एलिमेंट लें और उसमें से अगर आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसके साथ वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो इस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, हमें दोनों साइड्स पे रख के इसको अब चेक करना है। अब यहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो ये ई ए ओवर 2 बन गया इज इक्वल टू ए। यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ई ए इज इक्वल टू 2 ए और ई हमारे पास जो है वो 2 निकल आया। ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला देखें वो 2 निकला। बाइनरी ऑपरेशन चूँकि हमने चेंज किया था, बाइनरी ऑपरेशन चेंज करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी आ रही है वो 2 आ रही है। इस साइड पे भी आप चेक करें तो लेफ़्ट और राइट दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं वो 2 आ रही हैं। अब हमने इसमें इन एलिमेंट्स का इन्वर्स ढूंढना, यानी उस पूरे सेट में नॉन एम्प्टी सेट जो पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया हुआ है इसमें इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हमने आइडेंटिटी कह दिया कि वो 2 है। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्स की।
इन्वर्स क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट ए ले लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर में से, और कहते हैं कि इसमें दूसरा एलिमेंट वो है ए डैश बिलोंग्स टू क्यू, ये इसका इन्वर्स है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो वो वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाने से आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लगा दी। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और उसको 2 पर डिवाइड कर दिया, और इधर आइडेंटिटी की मैंने वो एलिमेंट लगा दिया आइडेंटिटी। यहाँ पर जो कि E2 है ना, जो हमने पीछे निकाल ली हुई आइडेंटिटी, वो 2 लगा दी। अब यहाँ पर ए डैश इक्वल उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, और यहाँ से ए डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4/a आ गई। यानी ए का जो इन्वर्स निकला ना वो 4/a निकल आया। अब बेशक इसको तरतीब को चेंज कर दें, जैसे ए डैश इसको लेफ़्ट राइट इन्वर्स की बात करते हैं तो फिर भी देखा तो फिर भी हमारे पास आंसर 4/a आया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए का जो इन्वर्स है वो 4/a बन गया। अब इसकी अगर हम वेरिफिकेशन भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने ए लिया था ना एलिमेंट, हम कहते हैं कि इसका जो इन्वर्स है वो 4/a है। अब अगर इसका इन्वर्स 4/a है तो वही बाइनरी ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है वो लगाने से आपका जो आंसर है वो आपके पास आइडेंटिटी बनना चाहिए ना। अब आइडेंटिटी यहाँ पे 2 है, यानी इस पे वो बाइनरी ऑपरेशन लगाने से आंसर 2 आना चाहिए। अब देखें कि यहाँ पे मैं वो बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ 4/a। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि दोनों का प्रोडक्ट लेके उसको 2 पर डिवाइड कर देगा इक्वल टू 2। अब क्या है, अब हमारे पास ये ए से कैंसिल हो गया, आपके पास 4/2 इज़ इक्वल टू 4, और ये देखें 2 सॉरी, और ये 2 इज़ इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है ये और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बाइनरी ऑपरेशन जो भी डिफाइंड होगा उसके मुताबिक हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे, और उसके मुताबिक उसकी आइडेंटिटी निकलेगी, उसमें हर एलिमेंट का उसके मुताबिक इन्वर्स निकलेगा, एसोसिएटिव BC के मुताबिक होगा, क्लोज्ड BC के मुताबिक होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन को मज़ीद समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेट डिफ़ाइन करते हैं, ZN के नाम से एक सेट डिफ़ाइन करते हैं जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 सो ऑन n तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये जो है डिफ़ाइन होगा वो n-1 तक डिफ़ाइन होगा। अब ZN अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल n की जगह पे 5 रख लेता हूँ, Z5 ले लेता हूँ, तो वो मेरे पास कितना बनेगा 0 1 2 3 4 तक आएगा। अगर मैं Z7 की बात करता हूँ, n की जगह पे 7 है तो वो 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 11 ले लें तो वो 10 तक आएगा। इस तरह आप n की जगह पे जो मर्ज़ी पॉजिटिव इंटीजर लगा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब इस सेट के ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करता हूँ। वो बाइनरी ऑपरेशन इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि इसके कोई से भी मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ A और B, और इन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ एडिशन वाला, और इस एडिशन को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एडिशन मॉडुलो n इसे कहते हैं। A एडिशन मॉडुलो n, B इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो A + B आएगा, जो यूजुअल सम जो भी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 3 और 5 ले लें, 8 है तो 8 ही लिख देंगे। अब A + B लिख देंगे, कब लिखेंगे, जब वो A + B उस मॉडुलो से लेस देन होगा, उस n से लेस देन होगा, और फिर उसका आंसर और लिखेंगे। अगर A + B जो यूजुअल सम है उस मॉडुलो से ग्रेटर देन हो गया या इक्वल टू हो गया तो फिर हम रिमाइंडर लिखेंगे। अब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कैसे आपको वो मिलता है, अगर आप जो भी यूजुअल सम आपके पास आंसर आया हुआ होता है उसको आप उस मॉडुलो पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आप लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं, Z5 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, ये 0 1 2 3 4 हमने ले लिया, इसमें हमने इसका एक टेबल बना दिया। अब इसके तमाम एलिमेंट्स को चूँकि हमने आपस में ऐड करना है, ऐड करने के लिए आर्थर कैले ने कहा था इस तरह का कैले टेबल बना लिया करें, जो कि आसानी से पता चल जाता है कि तमाम एलिमेंट्स अब आपस में ऐड हो गए हैं। तो हमने इनको ऐड किया। देखें, हम 0 को 0 में ऐड किया तो 0, 0 को 1 में किया तो 1, तमाम एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ तो आंसर सेम आ रहा है। अब 1 को ऐड किया 0 में तो 1, 1 को 1 में ऐड किया 2, 1 को 2 में 3 आया तो ये 4 आ गया। यहाँ पे 5 बन गया, 1 को 4 में जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर 5 बना। अब 5 इज़ इक्वल टू एक्चुअली दिस मॉड्यूल ऑफ n यहाँ पर अब 5 है। अब जब इसके इक्वल आ गया तो मैंने कहा था जब उसका सम
ए प्लस बी का सम इक्वल टू मॉडुलो हो जाए तो आप क्या करते हैं, उस 5 को जो भी आपके पास सम आया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे मॉडुलो पे, और आपके पास जो रिमाइंडर 0 है वो यहाँ पे लिख लेंगे। हमने वो रिमाइंडर 0 लिख लिया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अब 4 है ना, 4 में 3 ऐड हो रहा है, 4 में 3 ऐड होने से आपके पास आंसर 7 आ रहा है। 7 आंसर एक्चुअली 7 इज़ ग्रेटर देन द मॉडुलो 5 से ग्रेटर देन है। तो अब क्या करेंगे, अब 7 को 5 पे आप डिवाइड करेंगे। 7 को 5 पे डिवाइड करने के बाद आप जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसी बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक मैंने तमाम एलिमेंट्स को ऐड करके देखें, यहाँ पर सब का जो आंसर लिख दिया हुआ है। आप अगर गौर करें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके मतलब इसके अलावा को आंसर आया हो। इन तमाम एलिमेंट्स जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम को इसमें ऐड करने से आपके पास आंसर देखें इसी में से आया हुआ है। इसका मतलब है कि दिस सेट इज़ क्लोज्ड। Z5 की अगर बात करते हैं तो अंडर दी मॉड्यूलो एडिशन 5 ये क्लोज्ड हो गया। अब अगर ये क्लोज्ड है, देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेबल से ये एसोसिएटिव भी हो जाता है। इसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताएं कि 3 का इन्वर्स क्या है, अक्सर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि 3 का इन्वर्स क्या है तो वो कहते हैं जी -3। अब -3 तो इसमें मौजूद नहीं है। अब डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें जो पहले मैंने आपको करवाई है कि इन्वर्स क्या होता है, कि अब इस 3 के लिए वो एलिमेंट, अब यहाँ पे चूँकि ये एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है, 3 के लिए वो एलिमेंट जो इसमें ऐड हो और आपके पास आइडेंटिटी आंसर आया हो, तो 3 में 2 ऐड होने से इसके मुताबिक आइडेंटिटी आंसर आया हुआ है। तो इसका मतलब है 3 में 2 ऐड होने से आइडेंटिटी आंसर आया हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। 3 का इन्वर्स 2 होगा। 4 को किस में ऐड करने से आइडेंटिटी आंसर आया हुआ है, 1 में ऐड करने से। अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक है। 2 का इन्वर्स आपने देखा 3 है, 1 का इन्वर्स देखा आपने 4 है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है इसमें, और ये ग्रुप बन जाता है, बल्कि ये अबिलियन ग्रुप बनता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को और तरह से डिफ़ाइन करें, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए उस सेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको उसमें से 0 माइनस कर देते हैं, 0 निकाल देते हैं और उसका नाम ZN डैश रख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स रखे वो 1 2 3 n -1 तक है, और यहाँ पर अगर आप Z5 लेंगे तो वो आपके पास 0 नहीं इसमें आएगा, ये 1 2 3 4 होंगे। अगर आप Z4 की बात करेंगे तो वो 1 2 3 होगा। अगर आप Z3 की बात करेंगे तो वो 1 और 2 होगा, ये वाला। तो यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करेंगे, इनमें से कोई से भी 2 एलिमेंट को जब प्रोडक्ट लेंगे अंडर द मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर जो यूजुअल प्रोडक्ट है वही आएगा। किस वक्त, जब इस यूजुअल प्रोडक्ट जो है वो लेस देन मॉडुलो n होगा, और रिमाइंडर लिखेंगे जब उसका आंसर ए बी का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो पिछली एग्जांपल थी, पिछली एग्जांपल मैं दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछली जो हमने ये डिफ़ाइन किया, इसमें जो ZN है अंडर द मॉडुलो एडिशन n, ये सारा ग्रुप बन जाता है। यानी आप यहाँ पर n जो मर्ज़ी ले लें, Z5 ले लें, Z7 8 9 10 जो मर्ज़ी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लें, वो सारे ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे ना, तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं Z4 को ले लेता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 3 1 2 3, अब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आंसर आएगा। 4 आंसर आने से मैं 0 लिखूँगा क्योंकि 4 को 4 पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 तो इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। Z5 ग्रुप बन जाएगा, Z3 भी ग्रुप बन जाएगा। यानी यहाँ पर ZN उस वक्त ग्रुप बनेगा जब n एक प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पर प्राइम नंबर यानी Z आप 2 ले लें, Z आप 3 ले लें, Z आप 5 ले लें, Z7 ले लें, Z11 ले लें, Z17 ले लें, 19 ले लें, ये सारे ग्रुप बनेंगे। बाकी जो है ना वो ग्रुप नहीं बनेंगे।